हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विदे के क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये नवंबर 2012 का है और इसमें हम सीडीपी की बात कर रहे हैं। सीडीपी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो आपका नवंबर 2012 में सीटेट का हुआ था फर्स्ट पेपर, ये उसका सीडीपी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें। कमेंट करके अवश्य बताना लास्ट में कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। बाल विकास है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लिखना, यानी कि लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। क्योंकि लिखने का कार्य जो है सभी वर्णों को शुद्ध लिखने से लेकर पत्र लेखन, निबंध लेखन से लेकर आदि तक चलता रहता है। और भाषा का यह कौशल मुख्य रूप से बच्चे जो क्या करते हैं, विद्यालय में अर्जित करते हैं। देखो, लिखना बच्चे कहाँ सीखते हैं, विद्यालय में। ये कौशल बच्चे जो है भाषा का ये विद्यालय में सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, या आत्मसिद्धि के भाव को, जीवन के विषय में परितृप्त को, या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार को। तो बच्चे दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि किशोर ना तो बालक होता है और ना ही वयस्क होता है। किशोर हमेशा कई बातों के बारे में चिंतन करता रहता है, जैसे अपनी शारीरिक आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक असफलता, सफलता व अपनी कमियों के बारे में अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर की, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः होता है। क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मीथिया। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को क्या होता है सामान्यतः, तो डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है, डिस्ग्राफिया, यानी कि 3 नंबर, यानी कि अब डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। डिस्ग्राफिया क्या है अगर पूछ लिया जाए तो लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। अतः शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है और इससे पीड़ित बच्चों के लिखने, पढ़ने तथा बोलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और शोधकर्ताओं को अभी तक इस बीमारी में कोई ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो ये क्या होता है इसमें कि पढ़ना, लिखना और बोलने में क्या होता है, बच्चों को कठिनाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को क्या होता है सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर है कि आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन है क्या है, कि वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, या पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्यों, क्योंकि आंशिक पुनर्बलन से तात्पर्य क्या है कि किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना है, जबकि सतत पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं का जन्म होता है। यानी कि इससे क्या होता है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं। कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। किसमें होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि ऐसे बालक क्या करते हैं, औसत बालकों की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। और मनोवैज्ञानिक टॉरेंस के अनुसार प्रतिभाशाली बालक मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में एक ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। 6 नंबर पे आ जाते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। क्या है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ,
प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या फिर बच्चे उन संगति की श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान है। कौन सा है? सहयोगात्मक समस्या समाधान है, क्योंकि इसमें प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सक्रिय रूप से करता है और इसके अंतर्गत छात्रों का एक छोटा समूह आपसी मतभेद भुलाकर एक समान लक्ष्य की ओर कार्य करता है। तो उत्तर नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। तो इन चरणों का सही क्रम पूछा गया है, तो आपको सारे पता होने चाहिए कौन सा चरण होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, यानी कि जो चिंतन के सूचना प्रक्रमण, पहला कौन सा होगा? सूचना प्रक्रमण के क्रमिक चरण पूर्व प्रक्रमण क्या होता है कि श्रेणी प्रकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होते हैं। और चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है और चिंतन सभी संज्ञानात्मक क्रियाओं या प्रक्रियाओं का आधार है एवं एकमात्र मानव जाति में ही ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 4 में पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? पहले 3 नंबर हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे श्रेणीकरण हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये तीसरे नंबर पे प्रतिक्रिया चयन हो जाएगा और पहले नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा ये प्रतिक्रिया क्रियान्वयन हो जाएगा। तो ये 4 नंबर पे ये हो जाएगा। तो ऐसे जो है इस सीरियल वाइज दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो किससे ग्रसित है? तो शब्द जम्बलिंग विकार से, डिसलेक्सीमिया से, डिसमोर्फीमिया से, डिसलेक्सिया से। तो एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, यानी कि डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 4 डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, वह ला यानी कि LAW ला और वाज न्यूक्लियर तथा अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि डिसलेक्सिया क्या होती है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है और डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है जिसका असर पढ़ने लिखने पर पड़ता है। तो ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीखने संबंधी सीखने योग्य निरोग्यताएं सामान्यतः क्या होती हैं कि लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं या अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीखने संबंधी निरोग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक जो है इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। अर्थात इसका क्या है? इसका प्रमुख कारण क्या होता है? वंशानुगत होता है और वंशानुगत से तात्पर्य माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विकारों का उनके संतानों में हस्तांतरित होना होता है कि जो भी वंशानुगत जो गुण होते हैं वही बच्चों में क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उन बच्चों में जो उनके पैतृक विभाग की समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनमें ये सीखने संबंधी निरोग्यताएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर दिया है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए, या विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, या बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, या आवासीय विद्यालय खोलना। तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? आवासीय विद्यालय खोलना, यानी आवासीय विद्यालय खोलना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे बच्चों को उपयुक्त वातावरण के साथ साथ अधिगम यानी कि सीखने के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे, इसलिए आवासीय विद्यालय जो है इसका सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? निम्न में से लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना,
विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना, या संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, या शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो सकता है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान होना हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिंग जो है स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था अथवा स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उपयुक्त जान पड़ता है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? किस आधार पर? वह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या फिर यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो कौन सा हो जाएगा कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन इस आधार पर किया जा सकता है कि वह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 13 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी होना चाहिए। 2 ऑप्शन चुनने हैं आपको। कौन सा क्या क्या जरूरी होना चाहिए कि विद्यार्थियों और समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्कार, अन्य शिक्षकों या समावेशन। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके, जिसे तदनुसार शैक्षणिक गतिविधियों को या शैक्षणिक गतिविधियों को तय किया जा सके। तो विद्यार्थियों का समावेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। क्या होता है? निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, या नैपुण्यता अभिविन्यास, या निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि शिक्षक के अलावा सभी को कार्य करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। शिक्षक के अलावा कौन? कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मुक्त अंतः वाली सामग्री उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए समय देने, या सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने तथा सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। कितने? असीमित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली है जिसके माध्यम से शिक्षक तथा विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान हेतु सचेत होकर नियोजित ढंग से और पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करते हैं। तो ये जो है उत्तर हो जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि कौन सा? कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। क्या होता है कि अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं तथा इससे शिक्षक व विद्यार्थी परस्पर क्या करते हैं? पाठ्य क्रिया ज्ञान को बेहतर समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 दिया है। प्रश्न नंबर 17 है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी के, क्षमता संवर्धन के, संवेदनशील बनाना। तो सफल समावेशन में अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन तथा संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है? क्योंकि इससे बालक माध्यम से
इसके माध्यम से बालक अपने तथा अपने वातावरण के बीच संतुलन का उल्लेख करता है तथा सफल समावेशन में पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि सिर्फ इसकी आवश्यकता नहीं होती, बाकी अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनाना, इन सब की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? कौन सा है? सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, या समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है, या समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, या समस्या मौलिक होती है। तो निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह समस्या कथन में संकेत का अंतर्निहित होना होता है, और मानसिक एवं आलोचनात्मक चिंतन इस उपागम की प्रमुख विशेषता होती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो मेरा परिवार। कौन सी? मेरा परिवार। यानी कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि इस कक्षा में पढ़ने वाला बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने परिवार से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता है, एवं इस कदम से शिक्षक अधिक बेहतर तरीके से विद्यार्थी से जुड़ सकता है, और इस कदम से शिक्षक अधिक बेहतर तरीके से विद्यार्थी से जुड़ सकता है। तो ये विषय वस्तु होनी चाहिए मेरा परिवार। ये सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कि समूह गतिविधियों के दौरान अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या सकारात्मक अंतः वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, या सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, या विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि विभेद न करने के द्वारा ही कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो सकता है, जो कि शिक्षा का प्रथम चरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। या फिर दिया है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, या स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, या इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, या यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है, और बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में सही कथन यही होगा, क्योंकि शिक्षक यदि सभी की त्रुटियों को सुधार नहीं पाता है तो इसका अर्थ यह है कि वह विषय का ज्ञाता नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है। चलिए 22 नंबर प्रश्न पे जाते हैं, देखते हैं क्या है। कि 22 नंबर प्रश्न दिया है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं, कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, या इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के लिए योग्य नहीं है। तो इसका सर्वाधिक उचित कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि मोनिका को जब महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को,
या परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति को या अनुशासित स्वभाव को। तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसको देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। क्यों? ताकि शिक्षक क्या करें? परस्पर प्रतिस्पर्धा से स्वयं को और बेहतर कर सकें, इसलिए इसको बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है स्वनिम। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। इससे उच्च रूप से क्यों? क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का आसानी से पता चलता है और यह मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु कर का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके नहीं देता है? सिवाय कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, या बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। इसमें विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है तथा विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। और बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसका ये निहितार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। प्रश्न है कि एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्या ये होगा? या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, या निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो दिया है कि जो उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना होती है, क्योंकि बुद्धि आर्थिक स्तर यानी कि बुद्धि जो होती है या बुद्धि लब्धि होती है वो आर्थिक स्तर से निर्धारित नहीं होती है। तो ये जो है कि बुद्धि लब्धि कभी भी आर्थिक स्थिति से निर्धारित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन सा? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाह्य कारक। तो निम्न में से कौन सा? तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिवृत्ति क्या करती है? अभिप्रेरित करती है। यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि जो क्या करती है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। जितना व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होगा उतना ही वह बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। यानी कि व्यक्ति स्वयं से जितना संतुष्ट होगा उसका प्रदर्शन उतना ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार जो है हमने जो है 2012 का जो हमने CDP जो है कवर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।